हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के सेकेंड पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, पर्यावरणीय कारक क्या है? पौधों के वितरण पर जलवायवीय कारकों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, मृदा परिच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पादप गतियों पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक चौथा, जिब्रेलिन के रासायनिक प्रकृति, कार्यविधि एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। अब हम इनका उत्तर देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम प्रश्न और उत्तर साथ में देखेंगे। प्रश्न, पर्यावरणीय कारक क्या है? पौधों के वितरण पर जलवायवीय कारकों के प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्यावरणीय कारक पर्यावरण मृदा, तापमान, प्रकाश एवं जल जैसे कारकों या अवयवों से मिलकर बना हुआ एक जटिल तंत्र होता है जो कि जीवधारियों के चारों ओर उपस्थित होता है। अतः कोई भी बाह्य पदार्थ जो जीवधारियों के चारों ओर उपस्थित है तथा किसी भी रूप में जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें पर्यावरणीय कारक कहते हैं। चूँकि पर्यावरण बहुत से कारकों से मिलकर बना होता है, अतः जीव अपने आप को उस पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलित करके जीवित रहते हैं। पर्यावरणीय कारक 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जलवायवीय कारक। ये जलवायु से संबंधित कारक होते हैं। उदाहरण, प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि। दूसरा, स्थलाकृत या भौगोलिक कारक। इसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति से संबंधित कारक आते हैं। उदाहरण, दुर्गंधता, ढलान, पर्वत श्रृंखलाएं। अब देखेंगे मृदई कारक। इसके अंतर्गत मृदा से संबंधित कारक आते हैं। उदाहरण, मृदा निर्माण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा ताप, मृदा जीव आदि। चौथा, जैविक कारक। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पादप आते हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, मृदा परिच्छेदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मृदा परिच्छेदिका ट्रेंच के रूप में दिखाई देने वाली मृदा या भूमि की गहराई तक खड़ी काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा के विकास के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं द्वारा धीरे धीरे कई संस्तरों का निर्माण होता है। इन संस्तरों के अनुक्रम या स्वभाव को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित संस्तर या हॉरिजॉन होते हैं। पहला, हॉरिजॉन ए। दूसरा, हॉरिजॉन बी। तीसरा, हॉरिजॉन सी। चौथा, आर या डी हॉरिजॉन। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पादप गतियों पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, ऐसी गति जिसके द्वारा संपूर्ण पादप शरीर या कोशिका अथवा कोशिका द्रव्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति होती है, उसे चलन गतियाँ कहते हैं। चलन गतियाँ, स्वतः चलन गतियाँ निम्न श्रेणी के पौधों में व कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पौधों के आंतरिक कारणों से होती है। इसमें बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, प्रेरित चलन गतियाँ। इस प्रकार की गति बाह्य उद्दीपन जैसे प्रकाश, ताप तथा रासायनिक पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा, जिब्रेलिन के रासायनिक प्रकृति, कार्यविधि एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, जिब्रेलिन्स ऐसे पादप हार्मोन्स अथवा वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हैं जो कि पौधों में स्तंभ की लंबवत वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। खोज का इतिहास। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जापानी किसानों ने अपने धान के खेतों में देखा कि धान में कुछ पौधे लंबे, दुर्बल एवं पीले रंग के हो गए हैं तथा उनमें बीजों का निर्माण भी कम या नहीं होता है। उन्होंने धान के इन रोग का बेकिनी या फुलिस सीडलिंग नाम दिया। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति एवं संरचना का अध्ययन क्रॉस एवं सहयोगियों ने किया था। सभी प्रकार के जिब्रेलिन्स में एक सामान्य गिबन वलय कंकाल उपस्थित होता है। गिबन वलय में आपस में जुड़ी हुई 4 कार्बन कंकाल वलय पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः ए, बी, सी एवं डी नाम दिया गया है। अतः इन्हें टेट्राकार्बोसाइक्लिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान स्थिति में 29 जिब्रेलिन्स की विस्तृत संरचना ज्ञात है। इनमें से प्रारंभिक 19 जिब्रेलिन्स C19 यौगिक तथा शेष 10 जिब्रेलिन्स 20 कार्बन युक्त यौगिक होते हैं। 18 जिब्रेलिन्स मोनोकार्बोसाइक्लिक, 7 डाइकार्बोसाइक्लिक एवं 4 टेट्राकार्बोसाइक्लिक अम्ल होते हैं। प्रत्येक प्रकार के जिब्रेलिन्स में आंशिक भिन्नता पाई जाती है।
इनमें पाई जाने वाली भिन्नता मुख्यतः बॉन्ड OH समूह बॉन्ड CH3 समूह तथा कभी कभी बॉन्ड COOH समूहों की संख्या एवं स्थिति के कारण होती है। Ga3 को सामान्य रूप से जिब्रेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। प्रमुख जिब्रेलिन्स एवं उनके सामान्य सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला Ga1 C19 H24O6, दूसरा Ga2 C19 H26O6, तीसरा Ga3 C19 H22O6, 4 Ga4 C19 H24O5, पांचवा Ga5 C19 H22O5। यहाँ जिब्रेलिन्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जिब्रेलिन्स की कार्यविधि एवं उपयोग। पहला, तने की दीर्घीकरण। यह हार्मोन पर्वों की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करते हैं, जिससे कि पौधों की लंबाई बढ़ जाती है। इसके प्रभाव से पर्ण अच्छत की असाधारण वृद्धि होती है। पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि का प्रमुख कारण Ga द्वारा कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन होता है। दूसरा, प्रसुप्ति को दूर करना। यह देखा गया है कि इस हार्मोन के अनुप्रयोग से आलू के कंद और पौधों पर शीतकालीन कलियों की प्रसुप्ति दूर हो जाती है। अब देखेंगे तीसरा नंबर, अनिषेक फलन। टमाटर, सेब, नाशपाती इत्यादि फलों में अनिषेक फलन जिब्रेलिन द्वारा ऑक्सिन की अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, अनुवांशिक रूप से बौने पौधों का दीर्घीकरण। कुछ पौधों में बौनेपन मुख्यतः एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऐसे जीवों या पौधों को एकल बीज बौना कहा जाता है। इस पौधों में बौनेपन का प्रमुख कारण पर्वों का छोटा नाम होता है। ऐसे पौधों में जिब्रेलिन्स के अनुप्रयोग से उनके पर्वों की लंबाई में वृद्धि होती है और पौधे की लंबाई सामान्यतः पौधों के समान हो जाती है। पर्वों की लंबाई में जिब्रेलिन्स के उपयोग द्वारा वृद्धि कई अनुवांशिक रूप से बौने पौधों में देखी गई है। उदाहरण मटर, विशिया, फैबा एवं फिसियोस मल्टीफ्लोरम आदि। पौधों के अनुवांशिक बौनेपन को Ga3 के प्रयोग द्वारा दूर किया गया है। पांचवा, पुष्पन का प्रभाव। जिब्रेलिन्स पौधों में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। जिब्रेलिन्स देने से दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे लघु प्रकाश अवधि में भी पुष्पन कर सकते हैं। छठवा, शीत उपचार का प्रतिस्थापन। कुछ द्विवर्षीय पौधों के पुष्पन के लिए शीतकाल के निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। जिब्रेलिन देने से इन पौधों को शीतकाल के तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, वह केवल 1 वर्ष में ही पुष्पन कर लेता है। हमारा उत्तर यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।